हेलो बच्चों पार्टी। आज हम करने लगे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। इजी चैप्टर है, जहाँ समझने वाला चैप्टर है। तो इसमें समझना है आप लोगों ने, और करना कैसे है, आपने अपनी बुक पकड़ लेनी साथ में, और साथ में मार्क करना है। पेन भी रखना है, बुक भी रखनी है, मार्किंग करनी है। मैं आपको जो कराऊंगा वो बोर्ड पॉइंट में से कराऊंगा कि बोर्ड में किस पैराग्राफ के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको मार्क कराऊंगा वो सारे ही बोर्ड में आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट आ गए फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पेज में क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सप्लेन, तो यहाँ आता है कि डिस्क्राइब द, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक तो क्वेश्चन आपका ये वाला आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा कि डिफरेंट पीपल हैव, ये क्वेश्चन बन गया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करना करके। अब ये क्वेश्चन हमें आता है तो इसका आंसर क्या है। ये जो पूरा बॉक्स है इसमें से हम लोगों ने 5 एग्जांपल्स दे दी है। अब करना क्या है, हमने सारे एग्जांपल्स कर लेने हैं। बोर्ड में या तो इस तरह से क्वेश्चन आया 5 एग्जांपल पूछ लेंगे तो 5 मार्क्स में, अगर 3 एग्जांपल पूछेंगे तो 3 मार्क्स में पूछेंगे। या फिर किसी एक का भी बोर्ड पूछ सकता है कि ये बताओ कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर, या फिर आ जाएगा डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ प्रॉस्पर्स फार्मर फ्रॉम पंजाब। किसी एक का भी पूछ सकता है। तो 3 हमने बताने होते हैं। आप हो सके तो बेटर है एक आधा एक्स्ट्रा लिखो, आप 4 लिख के आओ, वो बेटर है। अब देखिए कि अगर आता है कि इसके लैंडलेस रूरल लेबरर है, इसके डेवलपमेंटल गोल मतलब इसको क्या चाहिए। डेवलपमेंटल गोल मतलब इसको क्या चाहिए। जो लैंडलेस है उसको तो पहले लैंड चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, जो यहाँ पे लिखी नहीं है, हम लिख सकते हैं लैंड। फिर वो चाहता है कि मोर डेज ऑफ वर्क, और ज्यादा काम। अगर लैंड नहीं है उसके पास, ठीक है, अगर उसके पास लैंड नहीं है तो उसको मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा दिन काम मिले, बेटर वेजेस मिले, काम पैसे ज्यादा मिले, उसके बच्चे स्कूल में जाएं, क्वालिटी एजुकेशन उसके बच्चों को मिले। फिर क्या कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और साथ में फिर आप ये लिखो कि he should have हेल्थ फैसिलिटीज, उसके बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, उसको भी, उसके बच्चे के, उसकी फैमिली को हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। तो ये आगे 4-5 जगह कर लिए, तो कोई भी 3 आप लिख दो वहां पे। उसके बाद आ गया प्रॉस्पर्स फार्मर फ्रॉम पंजाब। जो पंजाब का फार्मर है उसको क्या चाहिए, यहाँ लिखा है कि अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम उसको आती रहे, और जो क्रॉप्स उगाई हैं उसके लिए हाई सपोर्ट प्राइस, पैसे ज्यादा मिले जो फार्मर ने क्रॉप्स उगाई हैं। फिर उसको चाहिए कि चीप लेबर मिले, काम करने के लिए लेबर चाहिए तो चीप लेबर चाहिए। और क्या है कि फार्मर पंजाब का चाहता है कि उसके बच्चे बाहर पढ़े, तो हिज चिल्ड्रन शुड सेटल अब्रॉड, बाहर पढ़े, बाहर सेटल हो जाए। तो ये उसकी एस्पिरेशंस है। एस्पिरेशंस भी आ सकती है, गोल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर और है बाकी वाले आगे। बाकी वालों में अब आ जाओ रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। जो एक लैंड ओनिंग फैमिली है उसको क्या चाहिए, वो रूरल वुमेन को चाहिए कि फर्स्ट है सेम, हमने ये जितने भी लेबरर टाइप है, ठीक है, रूरल वुमेन आ गया, फिर आगे फार्मर आ गया, या फिर जो लैंडलेस फार्मर लेबर आ गया, उन सब को हमने 3 चीजें सबके सब में लिखी दो कि his children should go to school, he and his family should get health facilities, और ये और उसको ये should be required जो वेजेस प्रॉपर, जो वेजेस फॉर वो उसको मिलने चाहिए करके। तो इसमें हम आगे कि रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, और फीमेल है तो she want that there should not be any discrimination, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको फैमिली में पूरे राइट्स मिले, पूरा हक मिले। और सेम लैंड ओनिंग फैमिली है तो उसकी जो क्रॉप्स है उसका गुड प्राइस मिले। और बाकी 3 पॉइंट जो है एजुकेशन वाला, हेल्थ वाला, वो आपने लिख ही देना साथ। तो ये हो गया। फिर आ गया अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड मतलब जिसको काम नहीं, जिसके पास काम नहीं है,
उसको जो जिसके पास काम नहीं उसको क्या चाहिए, सबसे पहले काम चाहिए, तो आएगा कि ही रिक्वायर वर्क, वर्क चाहिए, काम चाहिए, काम नहीं है तो लोन, चीप लोन एट चीप लोन हो जाए एट रीजनेबल प्राइस। फिर ही शुड एबल टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, गवर्नमेंट उसकी उसको कोई पॉलिसीज दे, एक्सट्रा दे, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ठीक है। और अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर उसको कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है कि जैसे उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए गुजारे के लिए कुछ पैसे मिले, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो उसको वो अलाउंस मिले। तो ये आगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आ गया, और फिर लोन आ गया, फिर यहाँ जॉब्स आ गई, तो ये सारी चीजें उसमें लिख देंगे, उसको चाहिए। बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली का बॉय है तो उसको क्या चाहिए, उसको जैसे आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स वगैरह, वो बच्चा चाहता है। अब बच्चा ये जस्ट वांट, अगर फैमिली है बिजनेस है, वांट टू एक्सपैंड फैमिली बिजनेस, और क्या ही वांट टू स्टडी अब्रॉड, जितने भी बच्चे हैं अर्बन फैमिली के वांट टू स्टडी अब्रॉड, और वांट हाई सैलरी जॉब्स, जितने बच्चे हैं तो वो अर्बन फैमिली मोस्टली चाहते हैं कि मुझे हाई सैलरी वाले जॉब मिले। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट है, हाई सैलरी जॉब वाला आगे, और 3-4 जो पॉइंट बताए हैं ये हमने देखने हैं इस पे। ऐसे गर्ल है, गर्ल को क्या चाहिए, एज मच फ्रीडम एज ब्रदर, शी शुड परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। फिर साथ में तो वो भी लिख दो, शी आल्सो वांट टू एक्सपैंड फैमिली बिजनेस, शी आल्सो वांट हाई सैलरी जॉब। ये सारे पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के लोग हैं, अब उनके घर बार गुजर गए हैं, अगर डैम आने से तो क्या चाहते हैं, रिहैबिलिटेशन, मतलब घर द्वारा उनके वापस बस जाए, और फिर दे वांट टू सेव देयर जो अपना कल्चर और इन्वायरमेंट है वो, और उनका, और अगेन उनके घर वाले उजड़े हैं तो वांट कि गवर्नमेंट शुड गिव देम लोन अपना काम दोबारा स्टार्ट करने के लिए, उनके बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारे उनको चाहिए। तो इसमें से कुछ भी आए तो हमने सारे डिस्कस कर लिए, आप लोग लिखोगे। अब आ गया कि जितने भी लोग हैं, डू ऑल दीज पर्सन्स हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट लाइफ, जो जितने भी सारे लोग हैं सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब सेम है, वो कह रहे नहीं डेवलपमेंट का मतलब सेम नहीं है। क्यों? अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपने, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, और आंसर क्या है कि सबको डेवलपमेंट सेम होना चाहिए, अगर नहीं, क्यों? क्योंकि ये आंसर यहाँ से हो गया कि हर बंदा का ईच one of them seek different things, they seek things that are most important for them। यहां से लेके हमने यहां तक मार्क करना है। मतलब अब देखो क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कहता है कि मेरे को 99% 98% मार्क्स उससे कम नहीं आना चाहिए, और उससे 95 आते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। और कोई एक बच्चा है वो कहता है कि बस मैं शुक्र है पास हो जाए बस एक बार करके, ठीक है। तो अगर वो फिर वो बच्चे ने अगर सपोज करो 35% मार्क्स आए थे, वो सीधे ही बस मम्मा मैं पास हो गया, वो ज्यादा खुश होता है। तो इट मींस कि जो डिफरेंट लोग हैं सबके डेवलपमेंट का गोल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये 2 लाइन से क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां से आ गया कि एट टाइम्स 2 persons or group of persons may seek things which are conflicting। ये एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यहां से लेके ये 2 लाइंस ये वाली आ गई, 2 लाइंस ये वाली आ गई, और यहां तक आपने मार्क करना है, ठीक है, यहां तक कन्फ्लिक्टिंग। ये हमारा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, लिख दो, इसको अंडरलाइन करके लिख दो, एक्सप्लेन, ठीक है, विद एग्जांपल। इसमें 2 एग्जांपल्स आपने दे दिए यहां से लेकर यहां तक। एक एग्जांपल है यहाँ, ये वाली एग्जांपल है हमारी, और दूसरी एग्जांपल सिमिलर से यहाँ शुरू होती है। अब फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में है कि ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। लड़की को क्या चाहिए, वो कहें जितनी फ्रीडम मेरे ब्रदर को मिल रही है, ठीक है, और जितनी अपॉर्चुनिटी मेरे ब्रदर को मिल रही है मेरे को उतनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये वाला आ गया। दूसरा, वो ये चाहती है कि उसका भाई भी उसके कामों में साथ में शेयर करे, उसके कामों में, जैसे वो काम में मम्मा की हेल्प कर रही है तो उसका भाई भी हेल्प करे। ये उसका भाई तो चाहता है, ब्रदर और सिस्टर के जो गोल है, जो दोनों चाहते हैं, दोनों पर कन्फ्लिक्टिंग है। तो ये एग्जांपल आ गई, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स की एग्जांपल आ गई।
दूसरी एग्जांपल हमारी आ गई इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं कि बड़े बड़े डैम बने, लेकिन जो वहां के लोग हैं, लोकल लोग, बट दिस वे समर्ज, इससे जो लोकल लोग हैं वो आदिवासी हैं, उनकी लैंड नीचे समर्ज डूब जाएगी, ठीक है, और ट्राइबल्स लोगों की लैंड डूब जाएगी। वो इसके अगेंस्ट है सारे। वो कहता है कि छोटे छोटे डैम बने, स्मॉल चेक डैम्स, कि उनकी लैंड वगैरह डूबे ना। तो ये दो एग्जांपल्स आपको देनी है, एक ब्रदर्स एग्जांपल देनी है और दूसरी इंडस्ट्रीज की और ट्राइबल की एग्जांपल देनी है। ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया कि फीचर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आपने फीचर दो, गिव टू फीचर्स। टू फीचर कौन कौन से डेवलपमेंट के? नंबर 1 टू फीचर्स आगे नंबर 1 कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। एक हमारा फीचर ये वाला आ गया। दूसरा 2 लिखा हुआ है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट, जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के डेवलपमेंट नहीं है। तो ये हमारा सेकंड फीचर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ये वाला क्वेश्चन शुरू हो गया, इनकम एंड अदर गोल्स। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि गिव एग्जांपल्स ऑफ इनकम गोल। इनकम गोल कौन से होते हैं? और दूसरा क्वेश्चन आ गया कि गिव एग्जांपल्स ऑफ गोल्स अदर देन इनकम। इनकम के अलावा कौन कौन से गोल है? तो वो हम लोग मत देख लेते हैं। आप देखो, इनकम गोल्स अगर आपको पूछता है तो आपने कहना ये वाला आ गया, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस और मोर इनकम। तो ये हमारे आगे इनकम गोल्स, ये वाले इनकम गोल्स आ गए। और उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग बनाना है अदर गोल्स। अदर गोल्स, अदर गोल्स में क्या क्या आगे है? एक तो आगे अदर गोल्स में नंबर 1 इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये हो गया। उसके बाद डिसेंट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगेंस्ट, वो 5th पॉइंट आ गया सारे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। और 6th पॉइंट आ गया फ्रेंडशिप। तो ये दोबारा बोल देता हूँ, 6 गोल्स अदर देन इनकम। नंबर 1 यहाँ का इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, 3rd सिक्योरिटी, 4th रिस्पेक्ट, 5th रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई उनके साथ भेदभाव करता है वो उसके खिलाफ है, और फ्रेंडशिप 6। तो ये क्या है? अदर गोल्स है। जो इनकम गोल होते हैं उसको मनी गोल भी बोलते हैं और मटेरियल गोल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरे गोल होते हैं उनको बोलते हैं नॉन मटेरियल गोल्स। अब वो अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ से भी एग्जामिनर 1 मार्क्स क्वेश्चन डाल देता है और बहुत बार पेपर में आया है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना है? सरदार सरोवर डैम। सरदार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उनके नाम पे डैम बना है गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर। या फिर ये आता है कि सरदार सरोवर डैम किस रिवर में बना है? नर्मदा रिवर के ऊपर बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं, तो वो ये कह रहा है कि जो इनकम गोल तो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। इनकम के अलावा भी जो दूसरे गोल हैं वो भी हमारी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन हमारा बनता है, इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड कि दैट व्हाट कैनॉट बी मेजर इज नॉट इम्पोर्टेंट। कि जो चीज हम देख नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गलत बात है। एग्जाम्पल कि जैसे हमारे लाइफ में वो कह रहे सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है ना, तो लव फॉर द फैमिली या फ्रेंडशिप है, ये चीजों का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करो। ये हमारा क्वेश्चन रहता है। इसी का ही एक और क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन करके कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। ये भी इसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो। दोनों का ये और क्वेश्चन आ गया, ये और है, और करके क्वेश्चन है दोनों में, जो भी आए चाहे ये आ जाए, आपने सेम आंसर लिखना है। अब एग्जांपल एक्सप्लेन विद एग्जांपल, वो कह रहा है कि अगर इफ हमें कोई जॉब कोई ऑफर करता है, बिफोर एक्सेप्टिंग हम क्या करेंगे? हम बहुत सारी चीजें फैक्टर्स नोट करेंगे। पहला इनकम तो देखेंगे, इनकम के अलावा हम और क्या नोट करेंगे? हम कि हमारी फैमिली फैसिलिटीज फॉर फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है वहां पे, हम फैमिली वहां रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को सब वहां ले जा सकते हैं, एक ये हो गया। और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? अच्छा है कि अगर बहुत गंदा एनवायरनमेंट है, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो चाहे पैसे कम ज्यादा मिलते हो फिर भी बंदा वहां काम नहीं करेगा। फिर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का काम मिल रहा है, मिल रहा। और फिर आ गया
एक जॉब में भी गिव यू लेस पे। अच्छा, अब आप बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को दो जॉब ऑफर है, एक तो है कि 1,00,000 रुपीज पर मंथ, 1,00,000 रुपये पर महीना है, दूसरी है 1,20,000 रुपये पर महीना है, तो आप कौन सी जॉब लोगे? आपने तो यही कहना है कि हम 1,20,000 वाले लेंगे, ठीक है, सारे यही कहेंगे। अगर साथ में मैं कहूँ कि 1,20,000 वाली, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब मर्जी आपको निकाल सकते हैं, और जो 1,00,000 वाली है उसमें जॉब सिक्योरिटी पूरी है, तो वो निकाल नहीं सकते हैं, तो सारे फिर आप लोग कहोगे नहीं वो वही ठीक है, 1,00,000 वाली ठीक है। तो इसलिए अभी इस केस में आपने किसको इंपॉर्टेंस दी है? आपने सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है रादर देन इनकम। तो इसलिए जो सिक्योरिटी है, लव ऑफ द फैमिली है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मनी। तो ये चीजें आ गया, सिक्योरिटी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अनदर वो कह रहा है कि जॉब में ऑफर यू हाई प्राइस बट नो जॉब सिक्योरिटी, तो फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो वो जॉब हम करेंगे नहीं फिर। तो इस तरह से ये वाला इसका आंसर आ जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला भी आ गया, तो आपने ये वाली एग्जांपल देनी है साथ में। अगर आपको ये बोलते हैं कि अगर फीमेल घर में काम करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। इफ फीमेल आर एंगेज इन पेड वर्क, तो डिग्निटी घर में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, फीमेल की सोसाइटी में रिस्पेक्ट इंक्रीज करेगी कि वो कमाते हैं, वो लेडीज कमा रही है, उसकी मम्मा कमा रहे हैं, ऐसे करके। इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, तो देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ द हाउस होल्ड। तो घर में फिर क्या है कि बाकी आप जो पापा भी है, आप भी हैं, ब्रदर सिस्टर भी है, सारे हेल्प कर रहे हैं। सबको पता है कि मम्मा भी बिजी है, वो भी काम कर रहे हैं, डबल डबल काम कर रहे हैं, बाहर का भी कर रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं, तो सारे घर में शेयरिंग काम होगी, ठीक है। और ग्रेटर एक्सेप्टेंस फॉर द वुमन, तो बाहर से वो काम कर रहे हैं तो एनवायरमेंट बनेगा कि ठीक है, बाहर फीमेल काम कर रही है तो घर में पैसे आ रहे हैं, तो रिस्पेक्ट भी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। ये सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट सबको मिलेगा, तो सभी जो फीमेल्स हैं अगर वो काम करना चाहती है तो काम करेंगे। If safe and secure environment may allow women to take up a variety of jobs, और अपना बिजनेस भी चला सकती है। ये भी गवर्नमेंट को ये अच्छा है, हम सबको ही एक अच्छा सेफ एनवायरमेंट बनाना चाहिए कि हमारी 50% जो पॉपुलेशन है फीमेल है, तो वो भी काम करेंगे और देश ज्यादा बढ़ेगा। अब चाइना है, वियतनाम है, इन देशों में फीमेल है वो ज्यादा काम कर रही है, मतलब वो बाहर ऑफिस में काम अलाउड है। हमारे कंट्रीज के कंपैरेटिवली फीमेल्स वहाँ पे ज्यादा फीमेल्स वहाँ जा रही है, तो मतलब वहां पे वो देश ज्यादा बढ़ गया है। अब आज नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना ये है कि आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो आपके लिए प्रायोरिटीज क्या होंगी? कोई कहेगा मैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करूंगा, मैं पॉवर्टी दूर करूंगा, ठीक है, मैं सिक्योरिटी करूंगा। कईयों की प्रायोरिटी ये होगी, कईयों की प्रायोरिटी होगी कि मैं देश को टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाऊंगा, इंडिया को सब कुछ जॉब्स क्रिएट करूंगा करके, डिजिटलाइज देश को उसमें करूंगा करके, सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो वो यही कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। वो कह रहे इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड कि डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट और एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबके अपने अपने विचार है, अपने अपने फीलिंग्स है। कंट्री की डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए सब कोई क्या कहेगा मैं पॉवर्टी दूर करूंगा, कोई कह रहा मैं पॉपुलेशन कम करूंगा, कोई कह रहा कि मैं टेक्नोलॉजी से कंट्री इंडिया को आगे लेके जाऊंगा, तो सबके अपने अपने नोशन ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसका मीनिंग ही ज्यादा करना है और इसमें कुछ खास है नहीं। अब आ जाओ आगे, इसमें केस स्टडी है, केस स्टडी में आ जाता है कभी क्वेश्चन। यहाँ एक आधा जो सैम्पल पेपर है उसमें ये लिखा हुआ था कि ये आइवरी कोस्ट है ना, तो पेपर में आया था कि ये अबेदिजान जो है वो ये जो सिटी है ये कौन सी कंट्री में है? आइवरी कोस्ट अफ्रीका में है। आइवरी कोस्ट कौन सी कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ये 1 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ ये आप एक बार ऑफलाइन इसको रीड करना है, रीड करके ये क्वेश्चंस देख लेना, इसके बीच में आंसर है। तो ये केस स्टडी में आप लोगों को जो है ना, हम कहते हैं कंप्रीहेंशन केस स्टडी, तो केस स्टडी में और कंप्रीहेंशन में आपको ये आ सकते हैं, तो ये आपने रीड करना है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं।
अब इसमें ये कह रहा है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, को हमारा टॉपिक ये आ गया, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं। अब आ गया कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इनकम हम सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले इनकम कंसिडर करते थे। पर क्या हो गया, अब इनकम क्या होता है पहले वो देख लेते हैं कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ लिखा ही हुआ है, ये बन गया व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम मतलब टोटल इनकम। इसका आंसर यहाँ से करो, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारी टोटल इनकम है, ये हमारा आंसर आ गया। देश के सभी लोगों की इनकम को मिला के क्या करते हैं, टोटल इनकम कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि हाउएवर फॉर कंपैरिजन टोटल इनकम इज नॉट ए यूजफुल मेजर। कि जब भी हमने कंपेयर करना है तो उसके लिए टोटल इनकम ठीक नहीं है मेथड। क्यों ठीक नहीं है, ये आ गया सिंस कंट्रीज यहां से लेके आपने मार्क करना कि जो कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस कि एवरेज पर्सन कितना बंदा है, एक बंदा कितने पैसे कमाता है। इसलिए ये जो टोटल इनकम है वो अच्छा मेथड नहीं है। एग्जांपल कि जैसे जापान है, जापान की अगर एवरेज बंदा इनकम अगर 5 जापान की एवरेज इनकम सपोज करो कि 100 है, हमारी टोटल इनकम 100 है और हमारी 500 है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा अमीर है और जापान कम अमीर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है। तो इसलिए टोटल इनकम से के नाम पे देश को कंपेयर करना कोई ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। तो कौन सा मेथड अच्छा है, फिर वो आ गया अच्छा मेथड हमारा आ गया जो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये दोनों ही। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो दोनों एक ही बात होती है। अब क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आता है एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। कैसे करना है, टोटल इनकम एक हमारा आ गया, टोटल इनकम आ गई हमारी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला किसका आ गया, पर कैपिटा इनकम का। तो ये हमारे क्वेश्चंस बन गए हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन था व्हाट इज टोटल इनकम, दूसरा व्हाट इज, ये अच्छा मेथड क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ गई। ये हमारा हो गया। चलो अब हम अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये जो करने लगे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया होगा, ठीक है। ये डाटा है ना, ये डाटा डिफरेंट है, न्यू बुक्स में डाटा डिफरेंट आया है। तो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। डाटा आपने अपनी न्यू बुक वाला डाटा लर्न करना है, हर सारी बुक में न्यू डाटा आता है। तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, एक तरीका है कि कंट्रीज को क्लासिफाई कैसे करना है। कंट्रीज को हम क्लासिफाई, वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई कंट्री को कैसे किया है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब उन्होंने क्या दिया है कि अब यहाँ पे तो इतना लिखा है, लेकिन जो न्यू बुक्स है और अभी उसमें शायद इतना आ रहा है कि इतने डॉलर आ रहा है कि जो कंट्रियां इतने डॉलर से, जहां हम जो कंट्रियां पुराने के अकॉर्डिंग में समझा देता हूँ कि जो कंट्रियां इतने पैसे पर एनम जो पर कैपिटा इनकम आ रही है, तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,616, वो कंट्रीज क्या है, दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। और इसकी जगह पे आजकल ये डाटा आ रहा है, ये लिख रहे हैं। और उसके बाद हर साल ही चेंज होता है, न्यू साल के बाद न्यू डाटा आएगा। फिर कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम है वो इतनी है, अभी आजकल शायद ये है 2500 है, 2500 है डॉलर्स, तो वो कंट्रियां क्या है, वो लो इनकम कंट्रीज आ गई है। अब इंडिया किसमें आता है, इंडिया मिडिल इनकम कंट्री में आता है, क्योंकि उसकी इनकम इतनी है। अब आजकल जो इसकी जगह पे डाटा आया है वो हमारा आ गया 6700 है इस ईयर का। तो आपने ये 3 फिगर्स लर्न करनी है, अपनी बुक में देख लेना कि जो ये वाली कंट्री है वो रिच है, ये वाली कंट्री पुअर है, और इंडिया मिडिल इनकम में आता है, इंडिया की इनकम इतनी है।
फिर वो कह रहा है कि द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो सारी रिच कंट्री हैं वो दे आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज। उसमें वहां पे लिटरेसी रेट का कुछ इशू है, इसलिए वो कहते हैं कि वो नहीं कंसिडर करते हैं रिच, क्योंकि लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अब आजू आगे, हाँ जी, एक क्वेश्चन आ गया। एवरेज इनकम की डेफिनेशन हमने कर ली है, तो उसका आता है कि वन मेरिट क्या है, उसका एवरेज इनकम का मेरिट क्या है कि दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ये क्या है इसका मेरिट है। डीमेरिट क्या है, दे हाइड डिस्पैरिटीज, ये क्या है डीमेरिट, हाइड डिस्पैरिटीज। तो पेपर में आएगा उसकी वन डेफिनेशन बताओ, वन मेरिट बताओ, वन डीमेरिट बताओ। तो ये मेरिट हो गया, वो डीमेरिट हो गया, डेफिनेशन हमने पहले कर ली है। अच्छा जी, ये बात तो होगी। अब पता क्या है, अब इसी के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसी ये लाइन क्वेश्चन बन के आ जाती है। व्हाइल एवरेजेस आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फिर हमने यहां से लेके यहां तक ये लिखना है सारा, और ये एग्जांपल देनी है। ये एग्जांपल है क्या, इसमें या कि ये सारी कंट्री इनका टोटल करना है। टोटल हमारा बन गया 50,000। अब 1 2 3 4 5, 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10,000 आ गया। फिर इसका टोटल करेंगे आएगा 50,000, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 10,000। हमने फॉर्मूला किया था पर कैपिटा इनकम का कि टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है 5। अब दोनों की पॉपुलेशन एवरेज इनकम है वो 10,000 है, लेकिन कहाँ पे रहना हम लोग पसंद करेंगे, ऊपर वाले में। कौन सी कंट्री अच्छी है, ए कंट्री अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलमोस्ट सारे लोग एक जैसे हैं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं है। लेकिन जो नीचे वाली कंट्री है यहाँ पे 4 लोग गरीब हैं और एक ही बंदा अमीर है, तो ये कंट्री अच्छी नहीं है। वो कंट्री ज्यादा अच्छी होती है जहाँ पे इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बराबर की बांटी होती है। तो ये सारी एग्जांपल आपने ऐसे लिखनी है इस क्वेश्चन में। ये हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब मतलब एवरेज इनकम का हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाओ आगे। हाँ जी, कंपेयर, हमने कंट्रीज को कंपेयर करना है। किसके ऊपर कंपेयर करना है, कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कंपेयर। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र, केरला, बिहार। अब आजकल जो न्यू बुक्स आई है वहां पे केरला की जगह के ऊपर हरियाणा है, कि हरियाणा, केरला, बिहार में से कौन सी स्टेट है वो बेटर है और क्यों। तो और डाटा भी आपने न्यू लर्न करना है, ये ओल्ड डाटा है और न्यू बुक में फिर न्यू डाटा आएगा। तो हर आपने अपनी बुक का डाटा लर्न करना है। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। पेपर में आएगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स व्हिच स्टेट इज बेटर एंड व्हाई, व्हिच स्टेट इज डेवलप्ड एंड व्हाई। तो आउट ऑफ दिस हम कहेंगे कि महाराष्ट्र आ जाए, जो मर्जी स्टेट, पेपर में कुछ भी दिखा सकता है, महाराष्ट्र आ जाए, हरियाणा आ जाए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि दो अगर इनकम पर कैपिटा, ये सारा कुछ आपने ऐसा लर्न कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला और ये डाटा अप्रोक्सीमेट चाहे लर्न कर लो, और मतलब जो आपकी बुक वाला होगा, ये तो पुराना डाटा है ना, और फिर ये वाला डाटा, ये भी आपने न्यू वाला करना है। तो फिर आपने लिखना कैसे है, आपने ये लिखना है कि अगर हम तीनों में देखें पर कैपिटा इनकम के बेस के ऊपर जो फर्स्ट स्टेट है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा है, उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वो डेवलप्ड है ज्यादा। अगर हम खाली पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो, लेकिन जो आजकल है खाली पर कैपिटा इनकम नहीं देखते हैं, आजकल उसके अलावा दूसरी चीजें भी देखते हैं, हेल्थ स्टेटस देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं। और हेल्थ स्टेटस और लिटरेसी रेट देखें तो उसके हिसाब से जो है यहाँ देखते हैं हम लोग। ये देखो, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये डेफिनेशन में अभी कराता हूँ हम लोग को कि ये वाली चीजों में जो केरला है वो बेटर है, इन चीजों में केरला बेटर है। किससे बेटर है, हरियाणा से, महाराष्ट्र से केरला बेटर है। तो इसलिए
हम कहेंगे केरला इज मोर डेवलप्ड देन बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिकॉज केरला हैज बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज, इसलिए हमने उसको कहना है केरला बेटर। तो साथ में अगर पेपर में आप लिख रहे हो तो साथ में एक डाटा भी थोड़ा बहुत सारा नहीं लिखना, तो एक आप डाटा उसका भी डाटा, जैसे आप लिखोगे इन्फॉर्मेटिव रेट या लिटरेसी रेट लिख रहे हो कि इनका इसका लिटरेसी रेट इतना है और केरला का उससे ज्यादा है, मतलब केरला में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो इट मींस वहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज ज्यादा है, तो इसलिए केरला ज्यादा डेवलप्ड है। इस तरह से आपने ये जो सारी है ये पूरी ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इसको डाटा को अपने वर्डिंग में लिख देना है। अब डेफिनेशंस है ये आपने अच्छे से लर्न करनी है, और डेफिनेशंस पेपर में यहाँ आएगा, डिफाइन करके आएगा, ठीक है। और डेफिनेशंस को आप लोगों ने प्रॉपर्ली लर्न करना है, इसमें अपनी वर्डिंग नहीं चलनी आप लोगों की। कैसे कि अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पेपर में लिखा होता है व्हाट इज IMR, व्हाट इज IMR। अच्छा जी, वो लाइट जल गई तो इसलिए असर पता नहीं क्या कुछ हो गया, ऊपर से कुछ हुआ। व्हाट इज IMR? IMR क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज, यहाँ 1000 लिखा, 1000 लिखना आपने कि 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे हैं जो एक साल भी अपने 1 ईयर भी फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते, उसके पहले डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं IMR। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में क्या आएगा कि द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, 7 साल के या उससे ज्यादा वाले बच्चे जो पढ़ लिख सकते हैं, जो अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो हम कहेंगे पढ़ा लिखा है इंडिया में। तो ये डेफिनेशन करनी है अपने प्रॉपर लिटरेसी रेट की। अच्छा जी, एक चीज और ये ना ये आपका MCQ में आ जाता है कि लिटरेसी रेट में कितने साल के बच्चे होने चाहिए, कितने एंड अबव। ऑप्शन आएंगे 5, 6, 7, 8, तो आपने टिक क्या लगाना है 7, ये लर्न करना आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो में आपने कहना है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी एज ग्रुप के, 14-15, अटेंडिंग स्कूल, कोई भी जगह पे कितने बच्चे हैं टोटल और उसमें कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, जो वो रेशियो है वो रेशियो इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक। और अब आगे आ जाओ, ये वही है जो डाटा हमने अपनी वर्डिंग, जो डाटा डाटा को एक्सप्लेन किया हुआ थे, वही क्वेश्चन कि जो ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि ये वाला कि उन कंट्रीज को कंपेयर कैसे करना है हम लोगों ने। अब आज अगला क्वेश्चन है पब्लिक फैसिलिटीज। तो पेपर में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन पब्लिक फैसिलिटीज, एक तो क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन बन के आ जाता है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन ये और है, जो सा मर्जी आ जाए, ठीक है। आपने पूरा का पूरा ये लिखना है, ये पूरा फुल ये वाला लिखना है सारा, तो लर्न करना मुश्किल है, इसलिए मैं पॉइंट्स अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, वही पॉइंट्स आपने, वो चीजें हिंट दूंगा, वो पॉइंट्स आपने अच्छे से लिखने हैं। अब क्या आ गया, वो ये कहना है कि पैसे सब कुछ नहीं होता है, कैसे एग्जाम्पल से प्रूव करो। वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल योर मनी कैन नॉट गिव यू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। भाई मैम अगर कोई बॉम्बे में रहता है, ठीक है, दिल्ली में रहता है, बहुत अमीर है, लेकिन जो पोल्यूशन है वो तो वैसे का वैसे ही है वहां पे, तो मनी से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। 1, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन नहीं मिलेंगी, ये फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड आ गया मनी इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस। एग्जांपल है कोविड की, एग्जांपल है कोविड में क्या हुआ था, अमीर भी बीमार हुए थे और गरीब भी बीमार हुए थे। तो ऐसा नहीं कि जो खाली गरीब भी बीमार हुए थे और अमीर लोग उनको कोविड हुआ नहीं था, अमीरों को भी कोविड हुआ था। तो मनी may not able to protect you from the infectious diseases।
तो ये 3 पॉइंट्स हम आ जाएंगे इसमें, पहले ये लिखने हैं, उसके बाद फिर हमने बताना है कि अगर जिंदगी में या देश को अच्छा चलाने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। एक्चुअली इन लाइफ द बेस्ट वे, द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड थिंग्स एंड सब्सिडीज कलेक्टिवली। अब देखो एग्जांपल है, हमारे घर की लेन है, अगर लेन में अगर 20-30 घर है, 30 घर है, आपकी गली है 30 घर है, और 2 तरीके हैं। एक तो यह कि हर घर के आगे अपना अपना गार्ड रखो, उसके 10-20 हजार रुपये पर मंथ दो। दूसरा तरीका क्या है कि एक तरफ इधर एक गार्ड लगा दो, एक तरफ उधर गार्ड लगा दो घर के, और साल में सभी लोग 200-200 रुपीज डाल के सारे उसको कॉन्ट्रीब्यूट करके इकट्ठे दो। तो बेटर तो सेकंड वाला तरीका ज्यादा बेटर है कि कलेक्टिवली सारे करो। इट विल बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी रादर ई शुड हैव कि सबका अपना अपना सिक्योरिटी गार्ड हो, वो ज्यादा बेटर तरीका नहीं है। और क्या है, अब है ना कि व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड टू स्टडी। हमने ऐसे तो लर्न नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन लिखे हुए करके, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ नो वन, व्हाट वाला काट देंगे, सिंपल इंग्लिश में इसको लिखेंगे कि इफ नो वन इन आवर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ठीक है, वी आल्सो नॉट एबल टू स्टडी। हम भी खुद नहीं पढ़ सकते अगर हमारे घर मोहल्ले में कोई और पढ़ने इंटरेस्टेड नहीं करके। फिर और वी आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज बाकी बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। बिकॉज मैनी अदर पीपल बिलीव कि गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स। Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary. Girls बहुत सारी इंडिया बहुत जगह पे गर्ल्स अपनी एजुकेशन सिर्फ कंप्लीट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि क्या कि यह लिखा है are not able to schooling because government has not provided proper facilities, इनको मिली नहीं करके। तो इसलिए ये जो अंडरलाइन किया है, ये चीजें आप लोगों ने आज अपनी बुक में मार्क करना, ये आपने एक्सप्लेन करनी है। तो चाहे आपको क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसमें दोनों में ओवर आ गया, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, ये चीजें आपने एक्सप्लेन। और क्वेश्चन फॉर्म में लिखना, इसको आंसर फॉर्म में सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। ये पॉइंट्स हो गए हमारा आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब आ जाओ आगे, ये क्वेश्चन है, ठीक, कि वाई केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि केरला में छोटी उम्र वाले बच्चे हैं जो 1 साल से नीचे वाले, उनकी डेथ कम होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वहां पे पूरा बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, और कई जगह पे तो क्या है, इन सम स्टेट्स ये भी आपने लिख देना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, खाना पीना, हेल्थ न्यूट्रिशन सारा कुछ अच्छा है, इसलिए केरला में भी और जो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, और बिकॉज से आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर हुआ। तो साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और आंसर भी, और ये सारे क्वेश्चन मेरे लिए अपने, ये सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। अब आ जाओ आगे, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, हाँ जी, BMI। पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज BMI, हाउ इट इज MI, ठीक है जी, एक तो फुल फॉर्म लर्न करनी है। अब BMI होती क्या है? BMI इज ए मेथड टू फाइंड आउट वेदर ए पर्सन इज नॉरिश्ड और अंडर नॉरिश्ड, मतलब एक पर्सन ओवरवेट है, अंडरवेट है, तो ठीक है, उसके हेल्थ ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? BMI। इसको कैलकुलेट कैसे, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू कैलकुलेट BMI। इसमें आपने कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले हमने क्या करना है, वेट है, जो वेट है, वेट को हमने लेना है केजी में, वेट को लेना है केजी में, और जो हाइट है, हमने हाइट को लेना है मीटर्स में, ठीक, और वेट को डिवाइड कर देना है हमने हाइट से, हाइट को 2 बार। तो कैसे डिवाइड करेंगे? जो हमारे ये वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट,
तो जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग पीछे बुक के लास्ट में ना चार्ट बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं, आप अपना भी निकाल के देख सकते हो कि आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, ठीक हो। तो ये हमारा तरीका आ गया, ठीक है। यहाँ लिखा भी हो रखे, ठीक है। टेक द वेट इन ऑफ द पर्सन इन केजी, देन टेक द हाइट इन मीटर्स। फिर if the figure is less than 18.5, अब यहाँ तो 18.5 दे दिया उन्होंने, तो जो न्यू बुक में हर एज वाइज पूरा बना हुआ करके एक चार्ट पूरा बना है, वो हमने वो करना है। तो मेन चीज आपने करने वाली है ये फॉर्मूला लर्न करना है बस खाली, ठीक है। तो वेट ऊपर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, फॉर्मूला ये वाला है, वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इज इक्वल टू BMI, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने दी है? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP ने दी है। इसने क्या बोला है? जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसने ये बोला था कि खाली नेशनल इनकम देखी थी, और इसने नेशनल इनकम के साथ साथ और क्या देखा है? नेशनल इनकम के साथ साथ इन्होंने देखा है इट कंपेयर्स ऑन द बेसिस एजुकेशन लेवल और हेल्थ लेवल। तीन चीजें देखते हैं, इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। दोबारा बता रहा हूँ, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, ये तीनों को देख के कंट्रीज को की रैंकिंग होती है। इस कौन करता है? UNDP। ये कौन सी रिपोर्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पेपर में डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वो डिफरेंस जो हमने दोनों की है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंस बना के पेपर में लिखोगे। तो ये आपने करना है डिफरेंस। अब आ जाओ आगे, ये डेफिनेशंस हैं, डाटे के बेस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पेपर में जनरली क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का रैंक कौन से वाला है। ये आपकी बुक के साथ डाटा मैच नहीं करता है तो अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग डाटा करना है, समझा दे दो, सिर्फ समझ लो कि इंडिया का रैंक कौन सा है, रैंक पूछ लेंगे। अब यहाँ पे 135 लिखा है, आपकी बुक में 130 लिखा होगा, तो अपने अपनी बुक का करना है कि इंडिया का रैंक 130 है। फिर वो पूछ लेंगे कि इंडिया से बेटर कौन सी कंट्री है, तो श्रीलंका है, इंडिया से बेटर है। तो ऐसे सिर्फ इसको देखना है, अच्छे से समझना है ग्राफ को, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और डेफिनेशंस ये करनी है, ये फुल फॉर्म आ गई एक्चुअली की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, कितनी कंट्रियां हैं वो देख, जितनी भी कंट्री आपकी बुक में लिखी हुई है करके। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वो क्या है? वो क्या होता है? एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब सुनो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसकी एज 80, 90, 100 साल का हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि 500 साल का बच्चा जिएगा, ये बच्चा 500 साल जिएगा या 200 साल जिएगा, ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसके लिए कितनी एज होगी एवरेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आगे है कि पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। क्यों? सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। तो बस इतना रीड ही करना है, इतना कुछ है नहीं करते। चलो आगे आ जाओ, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि देखो चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये अगर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है पहले एडवांस में आगे लगाना। तो वो है कह रहा है कि डेवलपमेंट के आगे ह्यूमन वर्ड को क्यों लगाया है, उसका रीजन बताओ। व्हाई द वर्ड ह्यूमन हैज बीन प्रीफिक्स बिफोर डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था रखे, तो इसका आंसर हमने ये देना रखे कि यहां से आप आंसर दे दोगे कि इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट। यहां से लेके यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं? ह्यूमन की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वर्ड डेवलपमेंट के आगे ह्यूमन लगाया है कि सारा कुछ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लास्ट टॉपिक हमारा आ गया, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो एक्सप्लेन
हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये आ जाए आपको, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि हमने जो वर्ल्ड है अपने फोर फादर्स से नहीं लिया है, अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है, उसके जो हमने वर्ड इसको ले रहे हैं इसको प्रॉपर्ली यूज करना है और आगे बच्चों को भी ऐसे ही अच्छा वर्ड देना है। इसको एक्सप्लेन करो। यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज का साइंटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसको एक्सप्लेन करो। तो पहले पूरा टॉपिक समझा वो है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आपकी ज्योग्राफी की बुक में पेज 3 के ऊपर है डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बाय टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है and by not damaging the environment. Development should take place by not damaging the environment and taking care of the future generations. Environment का ध्यान को डैमेज नहीं करना है और फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है, और उसको देख के हम जो डेवलपमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो आज की डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पे रोड बना रही है तो सारे ट्रीज काट के आ रहे हैं, पहाड़ों को पूरे तोड़ के और फिर रोड बना रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि फिर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। केदारनाथ एग्जांपल है हमारे पास, तो वो एग्जांपल है, वो ये वाली डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिसमें हम एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखेंगे और आगे फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखेंगे। ये इसकी जो स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन आपने ज्योग्राफी के बुक पेज 3 में डेफिनेशन दी है वो आपने लिखनी है। उसके बाद पेपर में आता है कि एक्सप्लेन द 2 एग्जांपल्स के साथ हमने एक्सप्लेन करना है इसको कॉन्सेप्ट। 2 एग्जांपल कौन सी वाली है, ये 2 एग्जांपल है हमारी। एक हमारी एग्जांपल है, ठीक है, ये वाली ग्राउंड वाटर की एग्जांपल है, और एक एग्जांपल हमारी है ऑयल की एग्जांपल है। पेपर में क्वेश्चन आएगा गिव एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। दोनों का यहां से लेके यहां तक आंसर है, ठीक है। और आपने ये कहना है कि फर्स्ट रिन्यूएबल एग्जांपल, वो कहेगा कि जो ग्राउंड वाटर है इट इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल वाटर। जो ग्राउंड वाटर है हम लोग निकालते हैं जमीन के अंदर से, पानी के नीचे, जमीन के नीचे पानी है, फिर बारिश आती है वो दोबारा फिर रिप्लेनिश हो जाता है, फिर पानी से भर जाता है, फिर निकालते फिर पानी भर जाता है, वो चलता रहता है, रिन्यूएबल है। लेकिन अगर हम ब्लाइंडली उसको निकाले जाएंगे, सारा पानी ब्लाइंडली यूज करेंगे, पानी कम भरेगा, हम ज्यादा निकालेंगे, तो वो जो रिन्यूएबल सोर्स है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको सस्टेनेबल वे से यूज नहीं किया, ठीक तरीके से यूज नहीं किया। तो इसलिए जो रिन्यूएबल सोर्सेज है लाइक ग्राउंड वाटर, उसको भी ध्यान से यूज करना पड़ेगा। दूसरी एग्जांपल आ गई नॉन रिन्यूएबल की, इसमें आ गया मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम। वो तो है ही भाई एग्जॉस्टेबल, वो तो खत्म ही हो जाएगा, रिन्यू होना ही नहीं है। अगर उसको हम प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे वो सारे खत्म ही हो जाएंगे। और कुछ हम और निकालेंगे तो और सोर्सेज ढूंढेंगे, वो भी थोड़ी देर चलेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल्स हैं दोनों सोर्सेज को हमने अच्छे से यूज करना है। अब जो मैंने बोला है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ करके, ये सेम लिखा, मैं पढ़ देता हूँ कि दीज सोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय ग्राउंड वाटर है, वो नेचर उसको करेगी, दोबारा भर देगी, फिर हम ओवर यूज करेंगे तो फिर क्या आएगा, अगर ज्यादा हम ओवर यूज करेंगे तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। सिमिलरली वो कह रहा है कि फिक्स स्टॉक है हमारे पास तेल का, वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होना करके, अगर हम न्यू डिस्कवर करेंगे तो वो भी सारे ज्यादा चलेंगे नहीं करके, तो वो भी सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर यूज करना है। अगर आपको ये छोटा लगता है तो इसमें आप लोग क्या करोगे, जो ग्राउंड वाटर है उसमें यहाँ से 2-3 लाइंस आप ऐड कर सकते हो, और इसको पढ़ना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जो मेन लाइनें करने वाली है मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो आप पढ़ लेना एक बार कि यहाँ से नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री ओवर यूजिंग, एक तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और कितने दिन चलेंगे, ये जो कीवर्ड्स हैं ये 2-3 लाइनें आप उसमें ऐड कर देना। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने पढ़ने हैं अच्छे से, ये मार्क कर लो, ठीक। और जो ऐसे ही ये ग्राउंड वाटर के लिए हो गया, और ऐसे ही जो हमारा दूसरा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये लिखा है
तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। तो इसमें जो 2-3 ने कि अमेरिका के पास तेल है नहीं है, वो कैसे कर रहा है, वो अपनी अपनी मिलिट्री पावर से सारा तेल तो निकाल के रख रहा है। और कितने देर चलेगा ये क्वेश्चन आता है। अभी जो तेल वगैरह कितनी देर चलेगा, 53 ईयर तक चलेगा जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो 2 लाइनें आपने इसमें से ये 2-3 लाइनें उसमें से ऐड कर सकते हो अगर बड़ा करना है तो विद दिस जो हमारा सारा है वो चैप्टर वो ओवर खत्म हो गया चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया हमारा ये वाला कि पेपर में ये क्वेश्चन हमारा आता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, एक्सप्लेन। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये इसका और क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन ये भी आ जाता है साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। ये दोनों का मतलब क्या है? अब इस तरफ ये अमेरिका है, इधर कनाडा है, उधर से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, ऊपर से या पूरा पोल्यूशन हो गया, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली अमेरिका में होगी और कनाडा में नहीं होगी, वो पूरे दोनों कंट्री में होगी। तो इसलिए क्या है, वो ये कह रहा है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल स्टेट बाउंड्रीज, कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो एक कंट्री में नहीं पड़ेगा, वो सारी कंट्री में पड़ेगा, कोई बाउंड्रीज नहीं उसमें मैटर करती है। और इसका मीनिंग क्या है कि इसलिए जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, वो सारे वर्किंग टुगेदर, सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि वाई, ये सारे इकट्ठे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट एक कंट्री में नहीं पड़ना, सारी कंट्रीज में पड़ना है। तो इसका चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आंसर आपका यहाँ से लेके मतलब ये वाला और यहाँ तक आपका आंसर यहाँ तक मार्क करना, ये हमारा आंसर है। अब हमारा चैप्टर सारा खत्म हो गया, ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर आप वो देख सकते हो, चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच।